नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर, तालिबानी हुकूमत को लेकर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मंथन की, भारत की कूटनीति की। अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। सरकार में मंत्री बने सभी टॉप आतंकी हैं। प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की नस नस में आतंकवाद बसा है। तालिबानी सरकार के रुख को लेकर दुनिया भर में चिंता है, लेकिन पाकिस्तान और चीन मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। चीन ने तो अपने फायदे के लिए तालिबान को $31 मिलियन की मदद का ऐलान भी कर दिया है। भारत समेत तमाम मुल्कों में तालिबान की सरकार को लेकर शंकाएं हैं। यही वजह है कि अब सभी बड़े देश अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर मंथन कर रहे हैं। लंबी कूटनीतिक कसरत के बाद भारत ने अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दों पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर ला खड़ा किया। काबुल में तालिबान पर नकेल कसने, आतंकवाद के खिलाफ उनसे प्रतिबद्धता हासिल करने और कानून का शासन बहाल करने की चुनौती को साकार करने के मकसद से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख विलियम्स बर्न्स और रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को नई दिल्ली बुलाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। पत्रुशेव ने बुधवार को प्रधानमंत्री और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत ने आम जनता में व्यापक हमदर्दी जुटा रखी है और उसका इस्तेमाल ग्राउंड इंटेलिजेंस के तौर पर किया जाए, जबकि रूस चाहता है कि तालिबान को हर हाल में आतंकवाद के ट्रैक से अलग रखा जाए और अफगानिस्तान से पलायन रुके। वहीं नई तालिबानी सरकार के ऐलान के एक दिन के बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी और जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए तमाम देशों और विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बैठक की। बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों समेत करीब 23 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर देश ये देखना चाहते हैं कि आगे चलकर क्या अंतरिम सरकार को स्थायी रूप देते वक्त तालिबान और पक्षों को भी शामिल कर सरकार को और व्यापक बनाता है या नहीं। बैठक में शिरकत करने के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि तालिबान को किए गए वायदे पूरे करने चाहिए और किसी भी आतंकी गुट द्वारा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। बैठक में चीन, रूस और ईरान के विदेश मंत्री शामिल नहीं हुए थे। बैठक में इस बात के संकेत भी मिले हैं कि तालिबान सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं होगी। उधर आज प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल मीट में तालिबान के काबुल पर कब्जे और आतंकी खतरों के बाद की स्थिति पर भी चर्चा की उम्मीद है। जाहिर है तालिबानी सरकार की राह आसान नहीं है और आतंकवाद को लेकर उस पर अभी तक भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान को चीन और पाकिस्तान का समर्थन भी बड़ी चुनौती है। सवाल ये है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तालिबान पर नकेल कस पाएगी? अगर तालिबान नहीं सुधरता तो फिर किस तरह के एक्शन की जरूरत होगी? भारत को किस तरह की कूटनीति पर आगे बढ़ना होगा? आज इसी को लेकर करेंगे पड़ताल। बिल्कुल, तो आज इसी को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं कि आखिरकार क्या होगा। क्या भारत के साथ जो संबंध थे पहले अफगानिस्तान के, वो वैसे ही रहेंगे और भारत को लेकर रणनीति क्या रखने वाला है भारत? इसको लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ। आज उन्हीं से चर्चा हम करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। हमारे साथ दीपक वोरा जी एक्स डिप्लोमेट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। हमारे साथ मेजर जनरल SB अस्थाना जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल साहब आपका। सबसे पहले अस्थाना साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी। तालिबान को चीन और पाकिस्तान का समर्थन मिल गया है। चीन ने तो आर्थिक मदद करने का ऐलान भी कर दिया है, फंडिंग भी शुरू कर दी है। क्या लग रहा है आपको, ये एक चुनौती के तौर पर देखें जो समर्थन है, या फिर भारत हर चुनौती के लिए तैयार है? सर, कैसे हम इन सब चीजों को देखें, कैसे टटोलते हैं हम इसको? देखिए, पहले तो मैं वैश्विक स्तर पर बात करना चाहूंगा। तालिबान से टेररिज्म बाहर जाएगा इसका खतरा सबको है। उसमें चीन, पाकिस्तान, USA, रशिया, भारत सब शामिल। लेकिन चीन और पाकिस्तान की जैसे आपने बात की, उन्होंने अपनी रणनीति थोड़ी सी अलग की है। चीन समझ रहा है कि शायद वो पैसे देके
तालिबान को खरीद पाएगा और ईटीआईएम को तालिबान रोक पाएगा कोई भी एक्शन लेने में शिनजियांग। तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके अपने मंसूबे आगे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि अगर मान्यता नहीं मिलती है तालिबान को, अगर तालिबान छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है, अगर इनके फैक्शंस आपस में एक साथ नहीं रह पाते हैं, तो सबसे ज्यादा मुसीबत आने वाली है पाकिस्तान को, क्योंकि जो टीटीपी हैं और जो पश्तून हैं वो उन्होंने आके सीधी मार करनी है पाकिस्तान के ऊपर। उसी मुताबिक इन्हीं के कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ भी आप शरिया लॉ कीजिए जी। और इन सब चीजों से वो घबराया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि पहले ये सब के सब पाकिस्तान को भी अभी में टेररिस्ट स्टेट के अलावा पाकिस्तान आर्मी और तालिबान में अभी कोई फर्क नहीं नजर आता। और इन सब का एक मकसद था पहले भी, किसी तरीके से अमेरिका को वहां से हटाया जाए ताकि उससे चीन का फायदा हो जाए, और भारत को वहां से हटाया जाए ताकि वहां से पाकिस्तान का फायदा हो जाए। ठीक है। अब क्योंकि ये कार्रवाई हो चुकी है, अब इनकी जो असली सूरतें हैं वो नजर आ रही है। आपने देखा तालिबान ने दुनिया भर के प्रॉमिस किए और जब गवर्नमेंट निकल के आई तो हक्कानी उसमें उनके गृह मंत्री हैं, जो कि जाहिर है ये पाकिस्तान की कूटनीति का नतीजा है, क्योंकि हक्कानी पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज हैं। और हक्कानी जो हैं वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के नाम पर यूएन से सैंक्शनड हैं। 33 में से अगर 18 मंत्री इनके यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो पूरे विश्व में इस समय खलबली है कि यार इसको मान्यता दे कौन सकता है और कैसे दे सकता है, और पूरा वर्ल्ड जो है उस गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देगा जो मान्यता देगी। तो मान्यता अभी पाकिस्तान और चीन ने भी नहीं दी है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपने अपने ट्रम्प कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। और बाकी के लोग इसलिए परेशान हैं कि भाई अगर ये सरकार है, जाहिर है कि अभी ये कोई भी प्रॉमिस पूरा करने वाले नहीं है। हालांकि अभी ब्रिक्स समिट होगी, उसमें भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होंगे कि हाँ भाई उनकी टेरिटरी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए टेररिज्म के लिए, और इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए। अभी इंक्लूसिव का तो मतलब ही नहीं है, एक भी लेडी को उन्होंने शामिल नहीं किया। जो वुमेन मिनिस्ट्री है उसको उन्होंने उठा के बाहर भेज दिया, और उसकी जगह उन्होंने एक और मिनिस्ट्री ली है जो कि वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन की बात करती है, उनके डिसिप्लिन की बात करती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे वर्ल्ड में एक कंसर्न है, और उस कंसर्न को अलग अलग तरीके से लोग निपटाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की और उनकी बात आपने कर दी, भारत भी पूरा कहते हैं बाकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है, और बातचीत करने के बाद में मुझे लगता है कि भारत को भी समझ फूंक के कदम आगे लेने पड़ेंगे। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही कि भारत की रणनीति ही कुछ ऐसी रहेगी कि भारत को अभी बहुत संभलना होगा। जितनी भी इस वक्त आशंकाएं नजर आ रही हैं उसको जरा मंथन करने की जरूरत है। दीपक वोरा जी, हम हालात को समझ रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबानी हुकूमत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंथन भी हो रहा है, भारत की कूटनीति क्या है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार में जितने भी मंत्री बने हैं वो टॉप के आतंकी हैं, जैसे मेजर जनरल साहब ने भी जिक्र किया है। कैसे उन सब चीजों को हम सुलझाएंगे, कैसे आतंकवाद जो उनके नस नस में बसा हुआ है वो खत्म करें? हालांकि वो अपने बयानों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इन सबको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक किया। मैं भी जनरल साहब की बात सुन रहा था, उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। उनकी नॉलेज, उनकी इंटेलेक्ट, उनकी एलोक्वेंस मुझसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं जो आपने पूछा वो बता देता हूँ। अभी जिक्र किया था जनरल साहब ने ब्रिक्स समिट का जो आज होने वाला है। ब्रिक्स के अंदर जो रिक है, RIC, उनको अफगानिस्तान से बहुत परेशानी है। रशिया, इंडिया और चाइना, जो नई ब्राजील और साउथ अफ्रीका को इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। नई तालिबान सरकार है, मैम उसको अंग्रेजी में कहते हैं गैलरी ऑफ रोग। ये सब आपने सही कहा, आतंकी हैं। कई ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर एक कीमत भी है। UN ने उनको सैंक्शन किया, अमेरिका ने सैंक्शन किया, कई और देशों ने कहा है, EU ने कई कुछ जो अभी मंत्री बने उनके बारे में कहा है कि अनडिजायरेबल एलिमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया क्या चाहती है अफगानिस्तान में। शुरू करते हैं चीन के साथ, आप इजाजत दें। चाइना चाहता है फिर अफगानिस्तान। क्यों? चाइना जो कोई मौका नहीं खोता अमेरिका को गाली देने का, उसका विदेश मंत्री, अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को कहता है कि जो जल्दी से आप बाहर निकल गए हो ना अफगानिस्तान में, ये बड़ी बुरी बात की है, अब आपको वहां पे स्थिरता लानी है।
आपको याद होगा कि 2 महीने हुए उन्होंने तालिबान डेलीगेशन को चाइना बुलाया, उनको बोला आप तो पिवटल फोर्स है, उनकी बहुत चमचागिरी की, बोला कि बच्चे हमारी मदद करो, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसी मीटिंग में जुलाई में जो हुई थी, चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान के नेगोशिएटर मुल्ला अब्दुल गानी बरादर से कहा, भाई ये जो ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जो उइगुर की मूवमेंट है, उसको आप भूल जाइए। तो बिरादर ने मुस्कुरा के कहा, देखेंगे सोचेंगे। मई में चाइना ने जितने सेंट्रल एशियन जो पुराने स्थान थे ना मैम, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो सोवियत संघ के स्थान थे 5, उन सबको कहा कि देखिए अमेरिकन तो जा रहे हैं अफगानिस्तान से, उनको कतई ही अपने देशों में बेस मत देना, क्योंकि फिर वो आके मुझे ठोकेंगे। उनकी बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन होगी और वो सिंजियांग में दंगा करना शुरू करेंगे। अफगानिस्तान में है चाइना का इंटरेस्ट, कमर्शियल माइनिंग इंटरेस्ट है, इसने दिए थे अशरफ घनी ने पैसा लेकर, और उसने ये भी कहा था कि भाई मैं तुमको ये कमर्शियल माइनिंग इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप जरा पाकिस्तान को बोलो कि तालिबान का इतना समर्थन ना करे। चाइना ने माइनिंग इंटरेस्ट दिए, लेकिन पाकिस्तान को कोई राय नहीं दी। आज तालिबान चीन का पैसा लेगा और वही करेगा जो वो चाहता है। दूसरा देश ईरान, आपको याद है मैम 1998 में ईरानियन डिप्लोमेट्स मारे गए थे मज़ार शरीफ में, और उस समय दोनों देश अफगानिस्तान और ईरान के बीच लगभग जंग हो गई थी। हजारों शिया जो हजारा लोग हैं वो मारे गए थे, नॉर्दर्न अलायंस को वो सपोर्ट करते थे। अब ईरान डरता है कि तालिबान एक नया फ्रंट खोलेगा तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, मैं मिडिल ईस्ट में ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो इजराइल भंगड़ा करेगा। रशिया का क्या इंटरेस्ट है, वो फिर अफगानिस्तान चाहता है कि तालिबान सेंट्रल एशियन स्टेट से दूर रहे, वो अफगानिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहता, लेकिन अपना बचाव करना चाहता। फिर रहा पाकिस्तान, ये है शैतान की औलाद। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है उसके अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब है। आपको मालूम है 1 साल के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बनने दिया था। उसने तब से ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान कहता हमारा बॉर्डर है, वो कहती है नहीं, ये पर्सनल अग्रीमेंट थी, उन्होंने कभी उसको मान्यता नहीं दी है। उन्होंने यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसीज हुई हैं, अफगानिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान की एक फैंटेसी, जो हिंदी उसका शब्द आप बता दीजिए, है कि मुझे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी भारत के अगेंस्ट, हमारा ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर बन जाएगा, और फिर जितने जो सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स हैं, मैं सबका चाचा बन जाऊंगा और उनको एक्सेस दे दूंगा समुद्र का। 1989 में जब सोवियत संघ हट रहा था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जलालाबाद किया कि हमारा जो डार्लिंग मुजाहिद लीडर है गुलबुद्दीन अहमद, उसको अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देंगे, और फिर तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के कदमों में होगा। पाकिस्तान के सिपाही वहां मारे गए, सब खत्म हो गए। अब बचता है भारत। व्हाट इज इंडियाज इंटरेस्ट, जो सवाल आपने पूछा मैम, हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। शुरू से हमने उन लोगों को दिया। आपको याद है जनरल साहब 2002 में 10 लाख टन अनाज हमने दिया था, जब अफगानिस्तान भूखे थे वहां के लोग, हमने 1.5 लाख टन चावल उनको दिए थे। अभी लोग कहते हैं 3 बिलियन टन ने हमने वहां के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमने हमेशा अफगान को ट्रेन किया है टू बी नेशन और वहाँ की आवाम ये समझती है, वहाँ की आवाम इस हमदर्दी को अच्छे से समझ भी रही है। इसी को लेकर आगे हम चर्चा भी करेंगे। सर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ मैम, अगर इजाजत दें। बिल्कुल। आज रात को 50% अफगान बच्चे भूखे सोएंगे। कल मेरी बात हो रही थी, अब तो इंटरनेट डाउन हो गया, मैं बात नहीं कर पा रहा। मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे, और वो सिविल सर्वेंट था मैम, कि आज उसके 4 बच्चे भूखे सोएंगे। कल रात मैं भी भूखा सोया हूं मैम, मेरा दिल टूट गया वो सुनकर। मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन जब मैंने ये सुना मेरा दिल बहुत खराब। ये लोग भारत को देख रहे हैं, हमारी मदद करो और हम आवश्यक। हमारी खास पेशकश मुद्दा में जहां पर आज बात कर रहे हैं हम अफगानिस्तान के मसले की, कैसे वो सुलझेगा और क्या आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में होने वाला है। मेजर जनरल साहब के पास मैं यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी। असाना साहब, अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भारत की स्ट्रैटेजी रहे वो ऐसी हो कि आम जनता में व्यापक हमदर्दी वो जुटा कर रखे और उसका इस्तेमाल ग्राउंड इंटेलिजेंस के तौर पर किया जाए। रूस ये चाह रहा है कि तालिबान को हर हाल में आतंकवाद के ट्रैक से अलग रखा जाए, तो अफगानिस्तान से जो पलायन है वो भी रुका जाए। कैसे इन सब चीजों को आप देखते हैं भारत कर पाएगा बखूबी तरीके से, क्योंकि सिर्फ इंटरनेशनल अफगानिस्तान लोगों की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी हम देखें तो बहुत देशों की नजरें हैं कि भारत क्या स्टैंड रखता है इस पर। सबसे पहले तो मैं एम्बेसडर साहब की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ,
और उनके विचार से हम हमेशा ही सीखते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक भारत का सवाल है, पूरे विश्व में ये बात मानी हुई है कि भारत और भारत ने जितना वहां पर डेवलपमेंट काम किया है किसी और देश ने नहीं किया। वहां के लोग भारतीय लोगों को बहुत पसंद करते हैं और जहां तक पीपल सपोर्ट का सवाल वो भारत के साथ है और इसलिए भारत की तरफ से जो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है उस तरीके से भारत को देखा जा रहा है। भारत को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि भाई आपका वहां पर डेवलपमेंटल वर्क इतने सालों चला तो जाहिर है कि भारत का वहां पर कुछ इन्फ्लुएंस भी होगा इंटरनल। अब इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो भारत के सामने भी है कि एक तो जो वहां पर हमारे लोग फंसे हुए हैं और हर एक देश के कुछ न कुछ लोग फंसे हुए हैं, वो हालांकि गए तो अपनी मर्जी से थे लेकिन निकलना अभी तालिबान के से बात करके ही हो पाएगा। तो ये एक कंपल्शन है। आपने देखा होगा बीच में कुछ बातचीत भी हुई है। तो एक तो उनको इवैक्यूएट करना, सेफली इवैक्यूएट करना एक पहली बात, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना ये भी एक बात। तीसरी बात ये है जो भी जहां विश्व समुदाय हमारे साथ बातचीत करता है कि क्या अगर तालिबान जिस हिसाब से काम कर रहा है, जाहिर है कि वहां पर अपोजिशन खड़ा होगा और जाहिर है कि लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। कोई पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, कोई तालिबान को गालियां दे रहा है, कोई और जो लेडीज हैं वो नहीं चाहती कि 2001 वाला शरिया लॉ उनके ऊपर लादा जाए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं होगा कि अफगानिस्तान में अपोजिशन ना हो। पावर को लेकर भी बंदर बांटने तो आपस में झगड़े इनके चलते रहे काफी समय तक। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अभी किसी तरीके से एक फेस दिया है सरकार को, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। उस हालत में क्या एक पॉसिबिलिटी है इस अपोजिशन की, उसके बारे में भी मेरे विचार से काफी बातचीत होगी और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी शायद भारत की भूमिका की लोग अपेक्षा करें। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि भारत की जो हमारी नीति है, हम देखिए टेररिज्म तो किसी भी हालत में किसी भी कंट्री में किसी भी जगह में किसी भी फॉर्म में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वहां के लोगों की जो चीखें हैं वो भी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसलिए भारत अभी यूएनएससी का प्रेसिडेंट है। पूरे वर्ल्ड में अभी ब्रिक्स के हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे, पूरे वर्ल्ड में ये बातचीत साफ करनी पड़ेगी तालिबान के ऊपर कि देखिए या तो आप मानवीय व्यवहार कीजिए अपने लोगों के साथ, नहीं तो आपके सारे पैसे जब्त हो जाएंगे, आप नहीं काम कर पाएंगे। और चीन और पाकिस्तान चाहे जो मर्जी करते रहें, अगर पूरा विश्व एक बार उनके सारे पैसे सैंक्शन कर देता है तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि अफगानिस्तान को चला पाए। ठीक है। और चीन जो है उसको वो माफ करने वाला नहीं है। ETIM उनको नहीं छोड़ेगा। वहां पर उसके अभी इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। तालिबान की मास्टरी है और उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है कि बोलने के टाइम में बोल दो कि हाँ जी हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके ETIM को कंट्रोल करेंगे। लेकिन चीन ने एक ETIM के लीडर को मांगा था बुल्ला बरादर से, जब ये रहे थे ASEAN टीम में तो बातचीत करने के लिए, और उन्होंने तालिबान ने साफ मना कर दिया था कि वो हम नहीं दे सकते। और ETIM के लीडर्स ने उनको लड़ाई जितवाई है और वो बोलते हैं कि ना उनको तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि डाइवोर्स कर दें। तो ये कहानी चलेगी। अब ETIM जब हमला करेगा तो तालिबान से कितना बोलेगा भैया मुझे नहीं मालूम, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी धरती से कोई टेररिज्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल इतना बोल के वो चुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए उनका ये कहना है, वो ऐसा बोल सकते हैं। दीपक जी जरा आज जो ब्रिक्स सालाना सम्मेलन है उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। अध्यक्षता भारत कर रहा है इसकी और तालिबान विशेष मुद्दा रहेगा। काबुल पर कब्जे से लेकर आतंकी खतरों की बाद की जो स्थिति है उस पर भी आज चर्चा की उम्मीद की जा रही है। तालिबानी सरकार की राह आसान नहीं है, ये भी हम सबको पता है। क्या आज हम उम्मीद लगाएं आज ब्रिक्स सम्मेलन में इन सब बातों पर जो चर्चा होगी क्या असर पड़ेगा उसका? ब्रिक्स का जो आपने अभी जिक्र किया है ये बहुत ही दिलचस्प बात है। दो सबसे बड़ी चुनौतियां आज दुनिया के सामने है, एक तो है चीनी वायरस महामारी और दूसरी
जो है वो क्लाइमेट चेंज, दोनों बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं इंसानियत के लिए। ब्रिक्स के जो देश हैं वो दोनों से जूझ रहे हैं। आप जानती हैं ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है पैंडेमिक में, अमंग द टॉप 5 वर्स्ट अफेक्टेड। साउथ अफ्रीका आज की तारीख में नंबर 17 पे है। अब चीन जो आंकड़े देता है उन पर कोई भरोसा नहीं करता, वो कहेगा मेरे 1,000 मर गए जबकि उसके 1 करोड़ मर जाएंगे, उन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता उनके आंकड़ों पे। और जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो वो तो शायद अपनी नौकरी खोने वाले हैं, क्योंकि लोग कहते हैं आपने महामारी को सही तरह से हैंडल नहीं किया। अब भाई क्लाइमेट चेंज की आप तो जानते हैं मैम, जो फ्लड्स हमने भारत में देखे हैं, हमने एक्सट्रीम हीट देखी है, सैंडस्टॉर्म देखे हैं, हमने चाइना में फ्लड्स देखे हैं। चाइना उनको छुपा नहीं सका क्योंकि वो तो सैटेलाइट के जरिए लोग देख रहे हैं, नहीं तो वो कहते हैं ये नहीं ये तो हमने नलका खोल दिया था तो थोड़ा सा पानी पा दो, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो इनका धर्म ईमान है। डेवस्टेटिंग फ्लड चाइना में देखे, हमने हीट वेव साइबेरिया में देखी है, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जनरल साहब व्हेन आई वेंट देयर इन समर इट वाज -14, अब 52 डिग्री है सर। क्या हो रहा है वहां पर? फिर हम देख रहे हैं ब्राजील में गर्मी आ रही है, ड्राई हो रहा है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पानी के सप्लाई पर साउथ अफ्रीका में बहुत असर। तो क्लाइमेट चेंज इन सब देशों का है। इन 2 एरियाज के अतिरिक्त आपने बिल्कुल सही कहा है, वो बातचीत करेंगे अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि रिक जो है ब्रिक्स के बीच का, रशिया, इंडिया, चाइना, उनका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन कोई ज्यादा मैम एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि वहां पर चीन बैठा हुआ है जो कहता है अफगानिस्तान क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है, मैं पैसे देके सब कुछ खरीद लूंगा, कुछ नहीं करेगा, उसकी जान निकली हुई है। क्योंकि जैसा जनरल साहब ने कहा, एटीएम जो है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट इतनी आसानी से काबू नहीं आएगा। चाइना ने तालिबान के पैर पकड़े हैं लेकिन वो नहीं मानेंगे। मैम जब मुजाहिदीन लड़े थे, दे फॉट, जब सोवियत संघ के साथ जंग हुआ था, उन्होंने कहा था ये तो कम्युनिस्ट है, गॉडलेस, हम मुजाहिद हैं लड़ रहे हैं। आज चाइना गॉडलेस है। चाइना कब से बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन या हिंदू बन गया, वो गॉडलेस है और एटीएम कभी उनको माफ नहीं करेगा। अगर चाइना सोचता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा तो नहीं संभाल पाएगा। ब्रिक्स में इसकी बात होगी, लेकिन मेन फोकस इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, चाइनीज वायरस, इन चीजों के। ठीक है, बिल्कुल नजरें बनाकर हम रखेंगे कि आखिरकार तालिबान के मसले पर क्या कुछ चर्चा होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आपने जो विश्लेषण किया और विस्तार के साथ क्या कुछ आगामी दिनों में होने वाला है, किस तरह के एक्शन की जरूरत है तालिबान में और भारत को किस तरह की कूटनीति पर अब अपनी पकड़ बढ़ानी है, इसको लेकर हमने चर्चा की और पड़ताल की। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।